अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी टीचर मिसेस फौजिया तबस्सुम कामरान आज अपने 5th लेक्चर के साथ जो कि हम बैंक का चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके साथ मैं हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको पिछले वाले चैप्टर में से चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है, मैं उसको जवाब दूँगी अभी इंशाल्लाह। अब ये है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनाब, ये जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे है, बाज़ार ज़र का नाज़िम या मरकज़ी बैंक का ज़र एतबार पे कंट्रोलर ऑफ मनी मार्केट। कंट्रोलर ऑफ मनी मार्केट का मतलब ये है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंट्रल बैंक का जो सबसे अहम काम है, दो काम। एक काम तो ये है कि वो ज़र का इजरा करता है, दूसरा काम जो है वो ये है कि वो करेंसी की मिक़दार को कंट्रोल में रखने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करता है। इसीलिए हम उसे कहते हैं कि जो मरकज़ी बैंक है वो बाज़ार ज़र का नाज़िम है। या अक्सर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जा सकता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो बाज़ार ज़र के नाज़िम के तौर पे किस तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ बाज़ार ज़र के नाज़िम के तौर पे सेंट्रल बैंक जो है उसके फ़राइज़ क्या हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं उनका यही आंसर है कि आपने ये बताना है कि जो सेंट्रल बैंक है वो करेंसी को या नोटों को या मिक़दार ज़र को किसी भी मुल्क के अंदर कंट्रोल करने के लिए जो भी तरीके इख्तियार करता है उसको हम एतबार ज़र का कंट्रोल करना कहते हैं। एतबार ज़र और आर्म्स करेंसी नोट्स वगैरह। ठीक है जी। अब इसमें दो तरह से वो काम करता है। सबसे पहले हमारे पास है क्वांटिटेटिव मैयर्स या मिक़दारी तरीके। मिक़दारी तरीक़ों का मतलब ये है कि जो ज़र की मिक़दार को बराह रास्त कंट्रोल करे। ठीक है जी। अगर यानी कि ये वो तरीके हैं कि अगर मुल्क में इन्फ्लेशन हो जाए या डिफ्लेशन हो जाए, अफरात ज़र और तफरीत ज़र दोनों सिचुएशंस के लिए जो कोई भी पॉलिसी अपनाता है उसको हम कहते हैं कि वो उसके क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। ठीक है जी। अब इसमें जो सबसे पहली जो वो चीज़ या आप कह लें सबसे पहला जो वो मेजर लेता है वो बैंक रेट पॉलिसी है। बैंक रेट पॉलिसी क्या चीज़ होती है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि शरह बैंक की पॉलिसी से मुराद वो शरह सूद है जो मरकज़ी बैंक आम तिजारती बैंकों को कर्ज़े देते वक्त या उनकी हुंडियों को बट्टा लगाते वक्त मुकर्रर करता है। ठीक है जी। अब ये कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेंट्रल बैंक होता है, तिजारती बैंक जो हैं उनके पास अपनी बिल ऑफ एक्सचेंज भी लेके जाते हैं, या जब वो सेंट्रल बैंक से कर्ज़े लेते हैं तो उस वक़्त वो जिस शरह सूद के तहत सेंट्रल बैंक तिजारती बैंकों को कर्ज़े देता है उसको हम बैंक रेट पॉलिसी कहते हैं। अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा हुआ था कि उसे हुंडियों को बट्टा लगाने का मतलब समझ नहीं आया, वो मैं एक अलग से इंशाल्लाह अभी आपको डिफ़ाइन करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो आप देख लें कि अगर फ़र्ज़ करें कि किसी मुल्क में इन्फ्लेशन हो जाता है, अफरात ज़र हो जाता है, ज़र की मिक़दार ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो मरकज़ी बैंक क्या करेगा, मरकज़ी बैंक जो है बैंक रेट में इजाफ़ा कर देगा। बैंक रेट में इजाफ़ा करने से क्या होगा कि तिजारती बैंक कम कर्ज़े जारी कर सकेंगे क्योंकि सेंट्रल बैंक ज़्यादा पैसा अपने पास रोक लेगा, क्योंकि उसने बैंक रेट की पॉलिसी बैंक रेट के रेशो में इजाफ़ा कर दिया हुआ है। ठीक है जी। जिसकी वजह से जो हमारे जितने भी तिजारती बैंक हैं वो कम से कम कर्ज़ दे सकेंगे, ज़्यादा कर्ज़ों का इजरा नहीं कर सकेंगे और सप्लाई ऑफ मनी जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा कैसे कि अगर डिफ्लेशन है, तफरीत ज़र की सूरत हाल है। तफरीत ज़र क्या होता है कि लोगों के पास पैसा कम रह जाता है। इन डिफ्लेशन का मतलब है कि लोगों के पास वैल्यू ऑफ मनी कम रह जाती है या पैसा कम रह जाता है, कसाद बाज़ारी की सूरत हाल पैदा हो जाती है, रोज़गार कम हो जाते हैं, आमदनियाँ कम हो जाती हैं और लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो चीज़ें ख़रीद सके और ना ही कारोबारी इदारों के पास इतना पैसा होता है कि वो मज़ीद चीज़ें प्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि उनकी तो पहले ही बिन बिके चीज़ें जो हैं वो रह गई होती हैं। ठीक है, इस सिलसिले को हम बहरानी कैफियत या कसाद बाज़ारी कहते हैं। मैं बार बार चीज़ को डिफ़ाइन नहीं करूँगी, आपको जब मैं कोई टर्म
बताया करूँ तो काइंडली उसको एक ही दफ़ा ध्यान से सुन लिया करें, ठीक है, और उसे याद रखने की कोशिश किया करें। अगर तो डिफ्लेशन होगा तो उस सूरत में वो बैंक रेट में कमी कर देगा। सेंट्रल बैंक जो है तिजारती बैंकों को कर्ज़ा देते वक्त या बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करते वक्त उनको शरह सूद में कमी कर देगा, तो फिर तिजारती बैंकों के पास ज़्यादा बैंक पैसे आ जाएंगे, फिर वो ज़्यादा लोगों को कर्ज़े दे सकेंगे और सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ज़र की गर्दिश में इजाफ़ा होगा और तफरीत ज़र बहुत हद तक कम हो जाएगा, ठीक है जी। अब उसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है कामयाबी की शराइत, आप इसको छोड़ दें, ये आपके टॉपिक में शामिल नहीं है, लेकिन अगर आप एक नज़र पढ़ लें किसी फारिग टाइम में तो अच्छा होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाज़ार का अमल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे पास ज़र की मंडी है, मनी मार्केट जो होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें कफ़ालतें, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, ठीक है, ये सब चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त होती है। कंपनी अपने अपने शेयर्स वहाँ पर फ़रोख्त करती हैं। आपने शेयर्स को तफसीली पढ़ा भी है कि शेयर्स क्या होते हैं और उनकी ख़रीदो फ़रोख्त कैसे होती है। उस सूरत में अब ये है कि अगर मुल्क में इन्फ्लेशन हो जाएगा तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि ज़र की गर्दिश किसी तरह कम हो जाए, लोगों के पास ज़र की मिकदार कम हो जाए और वो अपनी जो इतनी भी शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ये सब कुछ मार्केट में फ़रोख्त कर देगा, वो मार्केट में पेश कर देगा, लोग उसको ख़रीद लेंगे। ख़रीदने से क्या होगा, जो ज़र है वो लोगों के हाथों में से निकल के सेंट्रल बैंक के पास या तिजारती बैंकों के पास जाके जमा हो जाएगा और मार्केट में से रुपए की गर्दिश कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन पे काबू पाया जा सकेगा। एंड वाइस वर्सा कि अगर डिफ्लेशन हो जाती है तो उस सूरत में वो क्या करता है कि लोगों से, मार्केट से जो है वो तमाम बॉन्ड्स, शेयर्स और डिवेंचर्स वगैरह वो ख़ुद ख़रीद लेता है और ज़र जो है वो लोगों के पास पहुंच जाता है। अब वो कैसे खुद ख़रीद लेता है, हो सकता है वो कहे जी शेयर्स की कीमत कम हो जाएगी, लोग डर के हमारे सारे शेयर बेच देंगे। अगर वो चाहता है कि जी लोग अपने प्राइस बॉन्ड सेल कर दें तो वो कहेंगे जी फ़लाँ तारीख के बाद ये प्राइस बॉन्ड ख़त्म हो जाएंगे, सारे लोग अपने प्राइस बॉन्ड सेल कर देंगे। तो बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास बहुत सारी हथियार, इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके ज़रिए वो जो मनी की सप्लाई है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी। अब उस सूरत में क्या होगा कि जब लोग जब बैंक जो है वो सब ये चीज़ें ख़रीद लेगा तो पैसे लोगों के पास चले जाएंगे, जिससे कि उसमें डिफ्लेशन में कमी वाक़ई हो जाएगी। अब इसकी जो कामयाबी की शराइत है आप इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, ये इस टॉपिक में हैं तो सही आपकी समझ के लिए, लेकिन अभी मैं इनको ड्रॉप कर रही हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है महफूज सरमाए के तनासुब में तब्दीली, चेंजेस इन रिज़र्व रेशो। मैंने आपको बताया था कि बैंक्स दो तरह के होते हैं, शेड्यूल बैंक्स और नॉन शेड्यूल बैंक। आपको याद होगा शेड्यूल बैंक वो बैंक्स होते हैं जो सेंट्रल बैंक के पास अपना कुछ ना कुछ रिज़र्व रेशो रखवाते हैं, ठीक है जी। बैंक जो रिज़र्व रेशो होता है वो बैंक के पास चला जाता है और फिर बैंक मुश्किल वक्त में, सेंट्रल बैंक जो है फिर तिजारती बैंकों की मुश्किल वक्त में मदद करते हैं और यहाँ फिर उनके बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करने में उन्हें mदद देते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि लोगों के पास ज़र की गर्दिश कम हो जाए, ज़र कम हो जाए और लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा पैसे अपने पास ना रखें और इन अदर वर्ड्स के इन्फ्लेशन की कैफियत हो, तो वो क्या करेगा, वो रिज़र्व रेशो में इजाफ़ा कर देगा। अगर मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ करें कि किसी के पास जो बैंक है उसके पास कुल अमानतों का 100 करोड़ रुपए हैं, बैंक रेट पॉलिसी जो है, रिज़र्व रेशो पॉलिसी जो है वो 5% है, तो 1 करोड़, तो 5 करोड़ रुपए जो हैं वो 100 करोड़ में से किसके पास जमा होने चाहिए, सेंट्रल बैंक के पास, और बाकी जो है वो कमर्शियल बैंक ख़ुद इस्तेमाल करेगा। यानी कि 100 करोड़ में से 5 करोड़ बैंक के पास देने के बाद जो उसके पास 95 करोड़ रुपए बच जाते हैं वो ख़ुद इस्तेमाल करेगा। अब अगर सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि ज़्यादा कर्ज़े ना जारी हों, इन्फ्लेशन की सूरत हाल को ख़त्म करना चाहता है, तो वो इस रिज़र्व रेशो की जो रेशो है उसको 5% की बजाय 10%, 20%, 10%, 15%,
कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जब वो इस रेशो को ज़्यादा कर देगा तो तो जो तिजारती बैंक होंगे उनके ज़्यादा पैसे किसके पास चले जाएंगे, सेंट्रल बैंक के पास, और लोगों को कर्ज कम जारी होगा, गर्दिश में पैसे कम आएंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की कैफियत ख़त्म हो जाएगी। दूसरी सूरत में क्या है कि अगर डिफ्लेशन हो गई है तो सेंट्रल बैंक इस रिज़र्व रेशो को कम कर देता है। अब वो पहले 5% था, हो सकता है वो 2% कर दे, 1% कर दे, तो ज़्यादा पैसे जो हैं वो कमर्शियल बैंक्स के पास होंगे, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे कि ज़्यादा पैसे जारी कर सकेंगे, लोग ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकेंगे, उनकी अब कारोबार करके अपनी इनकम में इजाफ़ा कर सकेंगे और डिफ्लेशन की सूरत हाल पर काबू पाने में आसानी पैदा हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, मैं आपको ये रीड करके बता देती हूँ कि तिजारती बैंकों के पास बाज़-औक़ात फ़ालतू पैसे मौजूद होते हैं। अगर सेंट्रल बैंक अपनी रिज़र्व रेशो बढ़ा भी दे तब भी उनके पास इतना पैसा बच जाता है कि वो गर्दिश में डाल देते हैं और जो हमारी रिज़र्व रेशो से जो कमी आनी होती है वो उसका असर ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरी बात क्या है कि जमाशुदा महफूज़ात तक आम बैंकों की पहुँच निस्बतन आसान होती है, इसलिए अगर मरकज़ी बैंक इस शरह में इजाफ़ा कर भी दे तो आम तिजारती बैंकों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हुकूमतें आमतौर पर सरकारी कर्ज़े के हसूल की खातिर शरह सूद कम रखती हैं, ठीक है जी। मैंने आपको बताया था ना कि बाज़-औक़ात गवर्नमेंट जो है वो भी कर्ज़ा हासिल करती है, इसलिए कम शरह सूद पर बैंक लोगों को उधार देने के लिए तैयार नहीं होते। इस तरह बैंकों के पास काफ़ी सूरत में नकद रकम मौजूद रहती है और उस सूरत में क्या होता है कि अगर वो उसको इन्फ्लेशन को कम भी करना चाह रही है तब भी बैंकों के पास काफ़ी पैसे मौजूद होते हैं, एंड वाइस वर्सा ये सब। उसके बाद राशन बंदी है, राशन बंदी या क्रेडिट राशनिंग। अब वो राशन बंदी कर देते हैं अगर सेंट्रल बैंक, मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी वजह से सेंट्रल बैंक तिजारती बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए हैं और वो बाकी तरीके जो हैं वो नाकाम हो गए हैं तो वो डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है बैंक। डायरेक्ट एक्शन लेने का मतलब ये है कि बेशक बैंक के पास 100 करोड़ रुपया पड़ा हो, लेकिन वो ये कह सकता है, सेंट्रल बैंक तिजारती बैंक को कह सकता है कि तुमने 50 लाख से ज़्यादा, 50 करोड़ से ज़्यादा जो है वो कर्ज़ा नहीं देना, 100 करोड़ तक नहीं पहुंचना, 50 करोड़ से ज़्यादा के कर्ज़े जो हैं आप लोगों को नहीं देने। तो उस सूरत में वो डायरेक्ट राशन बंदी कर देते हैं। उस सूरत में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो उन्हें धमकाता भी है कि अगर तुम लोग ये बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी लिस्ट में से, जो शेड्यूल बैंक की लिस्ट है उसमें से नाम काट दिया जाएगा। या फिर ये होता है कि वो कहते हैं कि जी मैं आपके बिल ऑफ एक्सचेंजेस काउंटिंग नहीं होगी आपकी, या फिर आपका जो बुरा वक्त होगा उसमें हम आपका साथ नहीं देंगे, ठीक है। ये जो मैंने आपको कितने तरीके बताए, 4-5 तरीके बताए हैं, वो सारे कौन से तरीके थे, क्वालिटेटिव मेजर्स थे जो डायरेक्ट एक्शन के तहत काम करते हैं, जो डायरेक्ट पैसों पे जिनका या ज़र पे जिनका इफ़ेक्ट होता है।